In this lecture, we are going to discuss Coriolis forces. Now, I'll make two shapes. दो शेप बनाने वाला हूँ. अब ध्यान से देखिए और इसमें ही आपको कॉन्सेप्ट समझना है. आप बस ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ये लेक्चर देखना भी पड़ेगा. जैसे कई बार हम कार में ड्राइव करते हुए बस लेक्चर लगा देते हैं, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. आपको लेक्चर आपको स्क्रीन पे देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा. अगर आप जस्ट वॉक करते टाइम या ड्राइव करते टाइम सुन रहे हैं तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो ट्राई टू फोकस ऑन योर स्क्रीन. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. अपन दो शेप बनाते हैं. एक ये शेप, अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट को बेल्डिंग कर दी और एक सेम यहाँ पे बेल्ड कर दिया. एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वेल्डिंग, जो आपको जानते ही होंगे आप क्या होता है वेल्डिंग, या एक पॉइंट मार्क कर दिया बस. इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन ए, इसको मान लेते हैं बी. अभी इसको हमने इस डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट किया, तो ये पहले यहाँ जाएगा, 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 यहाँ आ जाएगा. तो ये 360 घूमा. जब ये घूम रहा था, ये आपस में कनेक्टेड है ये दोनों चीजें, तो ये भी घूमेगा. तो जितना टाइम ए लेगा उतना टाइम ही बी लेगा 360 ट्रेवल करने में. तो सिंपल है. तो जितना टाइम दोनों ने लिया ए और बी ने, तो वी कैन राइट टी ए इज इक्वल टू टी बी. सिंपल है. दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सेम, बिकॉज दीज आर 90 डिग्री, दीज लाइन्स आर 90 डिग्री. डी ए इज इक्वल्स टू डी बी. ये भी सिंपल है. और जब टाइम सेम लिया है, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, तो स्पीड भी दोनों की सेम होगी. तो ये हो गया इस शेप की बात. अब आ जाते हैं दूसरी शेप पे. ये फर्स्ट मान लीजिए और इसे मान लेते हैं सेकंड. आपने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया बी और एक मार्क किया यहाँ पे, ये ए. अब जब आपने इसको घुमाया ऊपर से, तो ऐसे ही ये भी ट्रेवल किया. जब ये ट्रेवल कर रहा था, ये आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसने भी ट्रेवल किया. ये भी घूम के वापस यहाँ आया 360. तो अब हम कह सकते हैं जितने टाइम में ए आया उतने ही टाइम में बी ने भी कंप्लीट किया 360. तो टाइम दोनों का सेम है. बट आप यहां देखिए, ये डिस्टेंस बी है ज्यादा कवर किया है, तो वी कैन राइट डी ए इज लेस देन डी बी. अब जब डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, तो स्पीड भी ज्यादा होगी बी की, सेम टाइम में जब किया है. तो सिंपल एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है, ये आपको टफ लग रहा है शेप वाला, तो आप साइकिल के पहिए वाला ले सकते हो. आगे वाला बड़ा होता है, ये आपका छोटा होता है. पीछे वाला ये आगे वाला है. तो ये देखेंगे आप, ये तेज घूमता है और ये धीमे घूमता है. तो इसका एग्जांपल ले लीजिए. यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिलेगी. जो बड़ा होगा वो तेज घूमेगा और जो छोटा वाला होगा वो धीमे घूमेगा. ठीक है. जबकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहे हैं दोनों, क्योंकि जो आपकी चेन होती है वो यहां से घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी. तब तक वो ये भी एक चक्कर घूमेगा, ये भी. बट आपको ऐसा लगेगा ये तेज घूम रहा है, बिकॉज इसका साइज बड़ा है, ये ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ये ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है. ठीक है. तो ये सिंपल है. अगर यहां तक आपको समझ में आए तो आपको बस सबको समझ में आ जाएगा कोरियोलिस फोर्स के बारे में. तो दूसरे पेज पे अपन केस स्टडी इन्हीं चीज को वापस फेयर लिख सकते हैं. फर्स्ट केस स्टडी क्या थी, टी ए इक्वल्स टू टी बी, डी ए इक्वल्स टू डी बी एस बी. ये हो गया फर्स्ट. ये हो गया आपका सेकंड.
टाइम सेम है दोनों का, डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है बी ने, और स्पीड बी का ज्यादा था। तो ये अभी समझ में आ गया आपको। तो जब ये आपको समझ में आ गया तो अपन एक अर्थ का शेप बनाते हैं। ये आपका इक्वेटर है और ये 45 नॉर्थ, ये 45 साउथ। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे ये आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड ज्यादा होगी या फिर 45 डिग्री नॉर्थ पे या 45 डिग्री साउथ पे अर्थ की स्पीड ज्यादा होगी। तो हमने देखा इक्वेटर पे ज्यादा स्पीड होगी। तो वी कैन राइट दिस इज गोना फास्ट एंड दिस इज गोना स्लो। अब ये समझ में आया ना, यही शेप हमने यहां बनाई थी। देखिए अगर हम इतना ही काट के लगाएं, सिंपल है। अभी यहां तक आपको समझ में आ गया। विंड पैटर्न समझने के लिए हम 3 केस स्टडी लेते हैं। पहली, ये एक कार है, ये दूसरी कार है, ये तीसरी कार है। ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब ए की स्पीड, बी की स्पीड, सी की स्पीड और डी की स्पीड सेम है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर ए सी को शूट करेगा सीधा तो सी को ही आके लगेगा क्योंकि स्पीड सेम है दोनों की। ठीक है, तो वी कैन से नो डिफ्लेक्शन एट इक्वेटर और नियर इक्वेटर। अभी केस 2 लेते हैं। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। केस 2 लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। हमने क्या किया, ए की स्पीड है जो वो 100 किलोमीटर पर आवर है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होने वाली, सो डरो मत। बी, सी और डी की स्पीड है वो सेम है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए अगर बी को शूट करेगा, ए की स्पीड तो 100 है और इनकी 30 है सबकी। ए अगर बी को शूट करेगा तो क्या होगा, ये स्पीड में निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएंगे और गोली आके लगेगी डी को। समझ में आया, सिंपल है। ये आगे निकल जाएगा, ये यहां शूट करेगा बिकॉज ये ज्यादा स्पीड में और डी को गोली आके लगेगी। ओके, सो वी कैन से इफ यू वांट टू हिट फास्ट टू स्लो then you will be ahead। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। आप कह रहे हो ये कैसी ड्राइंग बना रहा है, ये बहुत महंगी कार है, आपने देखे नहीं होंगे ऐसी। लेट इट बी। तो यहाँ पे ए की स्पीड है 30 और इनकी स्पीड है 100। तो मतलब ये स्लो है और ये सब फास्ट है। अभी ए को फिर से शूट करना है सी को, तो ए शूट करेगा सी को तो सी तो आगे निकल जाएगा बट गोली आके लगेगी किसे, बी को। तो
what we can say, if you will hit slow to fast, you will be behind, or you can say you can lag. तो कॉन्सेप्ट आसान है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को ट्राई टू मेमोराइज, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाते हैं। हमने क्या देखा, अगर फास्ट टू स्लो पे आप हिट करते हो, फास्ट, सेकंड केस स्टडी, फास्ट टू स्लो पे, देन यू विल बी अहेड। तो अगर विंड ऐसे चल रही है तो वो ऐसे ना चल के वो अहेड हो जाएगी यहां पे, बिकॉज यू आर गोइंग टू शूट फ्रॉम फास्ट टू स्लो। फास्ट क्या है, इक्वेटर, क्यों है वो भी हमने बता दिया। अभी आपने फास्ट टू स्लो फिर से किया, वो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो फिर से आप जिसको शूट करेंगे वहां से आगे निकल जाएगा ये। अभी आप स्लो से फास्ट को शूट करने की कोशिश कीजिए। आप यहां शूट करना चाहेंगे बट ये आगे निकल जाएगा, तो आप यहां पे कहीं आपका ये वाला शूट कर पाएंगे। फिर यहां पे भी स्लो से आप फास्ट करने का ट्राई कीजिए, फिर से इसका पैटर्न सेम आएगा। अभी ये आसान है कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? अगर आसान नहीं लग रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से देखिए, ट्राई टू राइट डाउन ऑन योर notebook. It is very easy. Okay, it is a 0 degree equator, 45 northern, 45 southern. अभी आप यहां से इक्वेटर से इसे देखेंगे, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, तो यू कैन से इट इज गोइंग इनटू द राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और फिर से इक्वेटर को, इक्वेटर से 45 सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो इट इज गोइंग इनटू द लेफ्ट वर्ड। अभी आप कहेंगे यार कहाँ लेफ्ट वर्ड में जा रही है, आप इसको उल्टा करके देखिए, जैसे जाने चाहिए आपको समझ में आएगा वैसे ही आप इस ड्राइंग को पेपर पे ड्रॉ कीजिए और फिर यही सेम डायरेक्शन बनाइए विंड पैटर्न, और आप उल्टा करेंगे तो वो लेफ्ट वर्ड में ही जा रही होगी, या फिर आप ऐसे इमेजिन करके देखिए लेफ्ट साइड में जा रही है, 0 टू सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी आप यहां से देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, और इस विंड पैटर्न को देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी कीजिए ड्राइंग को, ये फिर से राइट में जा रहा है। तो अभी आपको एक पैटर्न दिखा कि जो भी है नदर्न हेमिस्फीयर में वो राइट में जा रहा है विंड पैटर्न, और सदर्न हेमिस्फीयर वाला जा रहा है लेफ्ट में। ये क्यों जा रहा है? दिस इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्सेस। आप कहोगे खत्म हो गया, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। अभी एक क्लॉक बनाई है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और आप इसी चीज को यहां पे देखेंगे, ये राइटवर्ड घूम रही है, तो वी कैन से इन द नदर्न हेमिस्फीयर wind pattern is clockwise। अब फिर से यही चीज ड्रॉ कीजिए सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। आप देखेंगे, ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पे, आप देखेंगे ये एंटी क्लॉक बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स इज 0, एट पोल्स CF is
मैक्सिमम। और नदर्न हेमिस्फीयर में अभी हमने देखा राइट वर्ड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड। अभी हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी विंड पैटर्न को समझने के लिए। फिजिक्स में क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन जियोग्राफी इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है, वो हम उस पर बात करेंगे जब हम विंड प्रेशर पॉइंट डिसाइड कर लेंगे कैसे होता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बट फॉर अ वाइल जस्ट मतलब कि अगर लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर रहेगा, और हाई प्रेशर है लो टेम्परेचर रहेगा। तो समझ में आया? तो एक एक केस स्टडी भी हो जाती है इसी बात पे। केस 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी देखते हैं। ये आपका लो प्रेशर पॉइंट है और ये बाहर आपका हाई प्रेशर पॉइंट है। ठीक है, तो विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, हाई टू लो। अभी हमने क्या देखा, अगर ये केस नदर्न हेमिस्फीयर का है तो विंड का जो पैटर्न रहेगा वो राइट वर्ड डायरेक्शन रहेगा। ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर में आ रही है, तो हम ये राइट डायरेक्शन में बना सकते हैं। ये राइट, यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपका राइट है। फिर ऐसे घूमेंगे, ये आपका राइट है, ये राइट है और ये राइट है। तो यहाँ पे ये केस स्टडी क्या बता रही है आपको कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है ना। सो दिस इज एंटी क्लॉक डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर व्हेन LP एट सेंटर। ये ध्यान रखना है आपको। अब HP सेंटर पे होगा तो क्या करेंगे आप, यहां पे बना लीजिए HP सेंटर पे, यहां पे LP है बाहर। विंड पैटर्न फिर से क्या होगा, हाई टू लो। जब हाई टू लो होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो इसका राइट क्या होगा, ऐसे का। ये राइट, ये राइट, ये राइट। अब ये राइट क्यों है नदर्न हेमिस्फीयर में, ये मत पूछना मेरे से। LP, ओके। अब इस विंड डायरेक्शन को क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब है, जब HP आपके सेंटर में है। यहां LP सेंटर में था तो एंटी क्लॉक हो गई नदर्न हेमिस्फीयर में ही। अब HP सेंटर में है तो क्लॉकवाइज हो गई। ये हो गई नॉर्थ हेमिस्फीयर की केस स्टडी। इसका अपोजिट क्या होगा, वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो हम ये लिख सकते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में LP सेंटर में है, LP यहां क्या था नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्या होगा, क्लॉकवाइज। आप करके देख लेना, ये सेम एक्सरसाइज यही आएगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में फिर से HP अगर सेंटर में है, ये के का जो बैगन का भरता बनाया है मैंने उसके लिए सॉरी। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यही चीज हम अपने क्लाइमेटोलॉजी में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके क्लाइमेटोलॉजी आपके लिए चूरन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर विंड पैटर्न ये है तो इस पे फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स लगेगा जो कोरियोलिसिस फोर्स होगा। ये इसी वजह से ये सारे जो डायरेक्शन है वो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड इन द सदर्न इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ये कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से है। तो अगर प्रॉपर्टीज, अगर इस केस स्टडी की अगर अपन बात करें तो हमने क्या क्या देखा
इट इज नॉट अ फोर्स, दिस इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है। समझ में आया? बिकॉज फोर्स इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि कोरोलिसिस फोर्स क्या कर रहा है, अगर कोरोलिसिस फोर्स ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज प्लानिंग टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे HP टू LP आ रही थी, देन कोरोलिसिस फोर्स एक्ट राइट in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. It is just a deflection. It is not a force. It is an effect. So this is the main cause of rotation of Earth. अभी आपको समझ में आ जाएगा सब. So this is effective on any object which is on motion like bird or plane. तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कोरोलिसिस फोर्स में. ये आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया. और don't confuse between coriolis force and the friction, because friction is a completely different. It is on opposite direction. फ्रिक्शन हमेशा जिधर आप चल रहे हो उसके अपोजिट साइड में चलेगा. तो फ्रिक्शन से एक और केस स्टडी आएगी कि अगर विंड आपके सरफेस के पास है, मतलब जो नीचे ही आपके सरफेस के पास में विंड पैटर्न चल रहा है, तो वहां पे कोरियोलिसिस फोर्स है वो कम हो जाएगा, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है. उसने उसको पहले ही रोक लिया, उसका मोशन था, वो मोशन पे ही तो एक डिफ्लेक्शन दे रहा है, बट वो मोशन को खुद ही रोक लेगा फ्रिक्शन, तो वहां पे कोरियोलिसिस फोर्स कम हो जाएगा. अगर विंड ये सरफेस है आपकी और ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में घूम रही है, तो वहां पे फ्रिक्शन ही बहुत कम होगा, लेस फ्रिक्शन. तो वहां पे CF क्या होगा, कोरियोलिसिस फोर्स बहुत ज्यादा होगा, हाई. तो अगर मैं इसी चीज को लिख देता हूं, फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोरियोलिसिस फोर्स, इज इट सिंपल और नॉट. अब क्लाइमेटोलॉजी में आपका कोई कॉन्सेप्ट हिलेगा नहीं, ITCZ से लेके कुछ भी, आप कुछ भी सीखिए, बहुत ही आसान लगेगा. और वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो. अगर आप चाहते हैं मैं आपकी क्लाइमेटोलॉजी आगे बनाऊं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और उससे मुझे पता चलेगा आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टॉपिक जो आपको सीखना है UPSC से रिलेटेड, वो मुझे बताइए, मैं उस पर आपका लेक्चर बना दूंगा. नाइट्रोजन साइकिल से लेके कार्बन साइकिल तक इन एनवायरनमेंट, और कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक. हम आसान टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी इज डिफिकल्ट. तो हम जो टफ टॉपिक हैं, जैसे पॉलिटी में पंचायत एंड अर्बन सोसाइटी, तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ आपको इकोनॉमी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं GDP में या GVA में, या फिर कोई भी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स टॉपिक, वो मैं आपके लिए बना दूंगा यहाँ पे. और क्लाइमेटोलॉजी तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आगे वाले लेक्चर्स में बना दूं, तो उससे आपको बहुत फायदा भी हो जाएगा और आपको बहुत टिप्स पे हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, और ये किसी के भी समझ में आ सकती है. ऐसा नहीं है आपको इंजीनियर या मैथ या फिजिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, आप कोई भी हो, आपको 8th क्लास के बच्चे भी हो ना, आपको तब भी समझ में आ जाएगा. सो इट इज वेरी इजी, डोंट नीड टू वरी. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू. हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल. टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन कोरियोलिसिस फोर्स. नाउ वी विल सी some basic concept and troposphere, geostrophic wind, unicellular meridional and tricellular meridional circulation. So let's start with some facts. What is troposphere? Troposphere is the lowest layer of Earth atmosphere, and it is also where all weather conditions take place. Okay, so this is simple. Wind does not cross tropopause. What is tropopause? The upper limit of troposphere. This is a troposphere, and this is the upper limit is tropopause. This, like this is a troposphere, and this limit is a tropopause. Wind does not cross this layer, and CO2 also does not go beyond tropopause. So we can say
After troposphere, stratosphere. Tropopause is a line between stratosphere and troposphere. So this is simple. It contains 75% of atmospheric mass and 99% of total mass of water vapor and aerosols. Now, frictional layer and non-frictional layer. So what is frictional and non-frictional? This lower layer is a frictional layer, and this upper layer on 3 kilometer is a non-frictional layer. So try to understand with the help of example. This is the pressure gradient force and this is the Coriolis force. Wind air direction will be this due to Coriolis force. This. Till now what we have seen Coriolis force in the previous lecture. But due to friction, this wind air will be deviated, or you can say deflect, into the resultant. This is the resultant wind air after friction. After friction. So this is the role of frictional and non-frictional layer, and what is the effect of frictional layer on the wind air? The wind will deviate or deflect. So resultant will be this. Why this friction exists here? Because surface object creates frictional resistance to the wind flow and slows the wind flow. Slow wind flow diminishes the Coriolis force and enhancing the effect of pressure gradient force. ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? आइसोबार्स वगैरह हमने सब पहले आपको बेसिक में आपने पढ़ा होगा. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे जाके इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट अभी ये सही टॉपिक नहीं है क्योंकि यहाँ डिस्कस करने के लिए, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. नाउ मेन टॉपिक, जियोस्ट्रॉफिक विंड. एयर का मूवमेंट क्या रहेगा? HP to LP. So start from here. Wind A tries to move HP to LP, तो इस पे CF लगेगा, कोरियोलिस फोर्स. तो इसकी विंड की डायरेक्शन ये हो जाएगी B. फिर ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फिर से CF लगेगा, फिर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा. अभी हम ऐसा सोच चल रहे हैं फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है. अब हमारा C हो गया. D के बाद C क्यों हुआ? फिर से कोरियोलिस फोर्स लगा उस पे. C के बाद हमारा वो D हो जाएगा. अब D के बाद ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना हमारे साथ, बस D हुआ, आगे D ऐसे ही चलता जाएगा पैरेलल. ये इसलिए हुआ क्योंकि विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर में मूव नहीं कर सकती. जैसे यहां पे मान लीजिए 498 था, और 498 से वो 500 पे कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती है ना. तो इसलिए वो लो प्रेशर से 500 पे कभी नहीं आ पाएगी. तो वो हमेशा इस 500 आइसोबार और 498 जो हमने माना है उसके हमेशा पैरेलल चलती रहेगी. ये हमारी जियोस्ट्रॉफिक विंड है, बहुत सिंपल है. और ये 496, 500, 504, 508, 512, 498 ये क्या है? आइसोबार्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस. सो ये आपको पता ही होगा, ये आपने पहले पढ़ा है. ओशन करंट में भी आपने ये पहले पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. नहीं तो हमारे चैनल पे आप सर्च कीजिए, आपको ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपको मिल जाएगा. अभी जब ये पैरेलल चल रही है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये मेरे पेन पे देखिए, अभी ये हमने यहाँ पे देखा इसको, जब ये पैरेलल चल रही है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और CF इस पे कंटिन्यूस लग रहा है, बट इस पे क्या नहीं लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा. जो हमारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. अभी ये सब समझ में आया, आगे बढ़ते हैं. अभी थोड़ा हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, कन्वर्जेंस का और डाइवर्जेंस का. मान लीजिए यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे हाई है, तो प्रेशर यूं आएगा और ऐसे ही आएगा. तो जब ये दोनों फोर्स यहां आएंगे तो ये कन्वर्ज होगा, ऊपर आएगा.
ऐसे ही हमने यहां बनाया हुआ, देखिए ये ऐसे आ रहा है और ये फिर कन्वर्ज होके ऊपर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा सरफेस पे लो प्रेशर है तो ये कन्वर्जेंस होगा। ये हमने सी बनाए हुए हैं। और ट्रोपोपॉज पे सेम क्या होगा, जब वो ऊपर तक जाएगी ट्रोपोपॉज पे वो डाइवर्ट कर देगा, तो ट्रोपोपॉज पे वो डाइवर्जेंस हो जाएगा। हमको अपने सरफेस पे देखना है, तो सरफेस पे क्या है, लो प्रेशर है तो कन्वर्जेंस। सेम एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। सरफेस पे अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर इधर भेजेगा अपोजिट साइड, लो प्रेशर की साइड। तो हम यहां पे कह सकते हैं ये डाइवर्जेंस है, ये हाई प्रेशर पे क्या रहेगा, डाइवर्जेंस। ठीक है। अभी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है जो लो प्रेशर मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे अप्लाई होता है, जो साइक्लोन्स होते हैं। बिकॉज ये बहुत अनस्टेबल एयर है, क्योंकि यहां पे आपका लो प्रेशर है मतलब हाई टेम्परेचर हो गया है, और तो ये बहुत ही अनस्टेबल है। ये गर्मियों के टाइम आपको साइक्लोन्स सुनने को मिलेंगे। अगर सरफेस पे हाई प्रेशर है मतलब लो टेम्परेचर है तो ट्रोपोस्फेयर पे आपकी बहुत ही स्टेबल एयर होगी, स्टेबल एयर। ये हमने साइक्लोन पे क्या पढ़ा है, अनस्टेबल, और यहां पे क्या देखा हमने, स्टेबल। तो ये डिफरेंस है कन्वर्जेंस और इसमें। अब ये एलपी मतलब कन्वर्जेंस, एचपी मतलब डाइवर्जेंस। अब ये हर जगह हम यूज करेंगे विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। और ये साइक्लोन का और एंटी साइक्लोन का भी हमें ध्यान रखना है, बट नॉट इन दिस चैप्टर। दिस विल कम इन टू द अनदर चैप्टर। साइक्लोन का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें वो काम आएगा। बट अभी के लिए एलपी मतलब कन्वर्जेंस, एचपी मतलब डाइवर्जेंस, ये हमें पढ़ना है बस। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। इनिशियली इट वॉज बिलीव that there is a unicellular circulation in the atmosphere। पहले ऐसा सोचा जाता था कि एक यूनिसेलुलर सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर में। सो हियर दे कंसीडर्ड हाई टेम्परेचर नियर इक्वेटर, यहां पे होगा। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब 90 डिग्री एंगल है सन रेज का इक्वेटर पे, सन रेज। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर है इक्वेटर पे और लो प्रेशर है, लो प्रेशर हो गई, वो हम फंडा देख चुके हैं। एंड लो टेम्परेचर नियर पोल्स, बिकॉज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज। एज देयर इज ए हाई टेम्परेचर नियर इक्वेटर वी ऑब्जर्व लो प्रेशर, एंड नियर पोल्स वी ऑब्जर्व हाई प्रेशर। ये देखिए, यहां पे लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा, और यहां पे हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर होगा। तो अभी विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी, एचपी टू एलपी, एचपी टू एलपी। तो ड्यू टू दिस सरफेस विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यू कैन से फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर और नियर इक्वेटर, दे रेज आफ्टर रीचिंग ट्रोपोपॉज। यहां पे ये ट्रोपोपॉज है, यहां तक पहुंचते हैं, फिर ये वापस आफ्टर रीचिंग ट्रोपोपॉज यहां तक पहुंचते हैं। दे डाइवर्ज एंड रीच पोल वेयर दे यूजली डिसेंड। फिर से यहां आके डिसेंड कर जाते हैं, यहां पे आके, पहले यहां पे आके कन्वर्ज हुआ। यहां पे कैसे हुआ, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, ये फिर से उठा यहां तक आ गया। ट्रोपोपॉज में हमने क्या देखा था, ये ट्रोपोपॉज है हमारा, ये जहां तक मैक्सिमम हमारी विंड जाएगी। तो ट्रोपोपॉज पे क्या होगा, ये फिर इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो ट्रोपोपॉज पे हमारा डाइवर्ज हुआ और सरफेस पे हमारा कन्वर्ज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि लो प्रेशर था, क्योंकि लो प्रेशर था। अभी आपको सबको समझ में आया वो हमने कॉन्सेप्ट क्यों देखा था। आप फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। इक्वेटर पे क्या है, यहां देखिए मेरा, जहां मैं लिख रहा हूं इक्वेटर पे लो प्रेशर है, तो ये साउथ से भी आ रही है, ये नॉर्थ से भी आ रही है विंड, ये साउथ से भी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज। ये क्या है हमारा सरफेस, और ट्रोपोपॉज तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है, तो कहां तक जाएगा, ट्रोपोपॉज तक। ट्रोपोपॉज पे क्या होगा,
ये ट्रोपोपॉज, यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्ज जो हमने अभी पहले देखा था। ये देखिए, ये हमारा लो प्रेशर पे कन्वर्ज हो रहा है और ट्रोपोपॉज पे डाइवर्ज हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट हमने वहां लगाया। सो दिस फॉर्म्स अ सेल। दिस सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज हेडली सर्कुलेशन। हेडली। Okay, so this is simple, but here is a catch. ये ऐसा पहले लगता था, बट जैसे जैसे जियोग्राफर्स ने और एक्सप्लोर किया, उनको पता चला कि 0 पे तो हाई टेम्परेचर है, मतलब लो प्रेशर, बट 30 पे या नॉर्थ या साउथ है जो भी है, वहां पे लो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली 0 के। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी विंड का पैटर्न क्या रहेगा, 32 0। जब 32 0 रहेगा, वो 30 तक जाएगा, ये 30 है नॉर्थ और ये 30 है साउथ। ये 0 पे आया, ये इधर से गया, ये इधर क्लब हुआ, ये फिर गया, ये ट्रोपोपॉज तक गया, फिर डाइवर्ट हुआ। यहां देखिए मैं नीचे बना रहा हूं, फिर डाइवर्ट हुआ और ये डेविएट होता जाएगा। क्यों डेविएट हो रहा है, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से, और फिर से ये एक सेल बना देगा 30 के पास, 30 तक ही। तो ये एक सेल बनेगा। ऐसे ही सेम चीज यहां पे भी होगी, ये नीचे डाउन होती जाएगी एयर और ये एक सेल बना देगा। ऐसे ही 30 to 60 भी एक सेल बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो यहां पे हाई टेम्परेचर है और यहां पे लो टेम्परेचर है। ये इस पे मत देखिए आप देखिए इनके रिलेटिवली 30 पे 60 के रिलेटिव हाई टेम्परेचर है, तो मतलब लो यहां पे, और ये यहां पे क्या हुआ, हाई। विंड का डायरेक्शन क्या रहेगा, हाई टू लो, मतलब 60 to 30। ठीक है, ये आसान है। अभी 30 रहा, उधर से भी जो विंड आ रही है 0 से 30 की तरफ, और ये 60 से भी 30 की तरफ जा रही है। फिर से ये सरफेस पे कन्वर्ज होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ये इधर इसने डाइवर्ट होके सेल बना लिया, ये इसने सेल बना लिया, ये दूसरा सेल बन गया। ऐसे ही तीसरा सेल भी बन जाएगा। तो इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, ये आसान है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ये ट्रोपोपॉज है, तो फर्स्ट को हमने देख लिया, हेडली बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं फेरल, और तीसरे को बोलते हैं पोलर सेल। So this is a tricellular meridional circulation. मैं लिख देता हूं। So this is tricellular meridional circulation. पहले हमने क्या देखा था, यूनिसेलुलर। तो ये कितना आसान है, कितना टफ है, आप मुझे बताइए। आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट बस समझना है, ये आपके लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, सिंपल तरीके से बताया है। और ये सेल्स कैसे होते हैं एक बार गूगल और कीजिए आप, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं ये रिपीट करने वाला हूं, आप सुनिए ये पूरा प्रोसेस हमने क्या क्या किया इस ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन में। अब ये थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा या फिर हिंदी में ठीक रहेगा? ठीक है, इंग्लिश में बोलूंगा, बट क्योंकि सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। जियोग्राफर हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंट प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ and these belts are not associated with the temperature alone. To understand the dynamic of air, we need to understand the atmospheric circulation. The factor which affect atmospheric circulation is Coriolis force and temperature. Coriolis force उसको डिसेंड करता है, एक सेल बना देता है, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट बेल्ट आपको रेस्पॉन्सिबल है सेल बनाने के लिए। तो दो चीज रेस्पॉन्सिबल है, Coriolis force और टेम्परेचर। We observe LP near equator and high pressure belt near poles. LP is a low pressure. Wind flows from high pressure to low pressure and they raise near equator. The raising air hit the tropopause and move towards the pole. Due to Coriolis force, these wind will descend at 30 degree, north or south, any. जिस हेमिस्फीयर की आप बात कर रहे हैं. After descending one branch,
one will move towards the equator and other will move towards the poles. Equator-ward branch again raise to form a cell known as Hadley cell. The poleward branch meet the surface wind from pole at 60 degree north and south. As they converge, they raise and hit the tropopause again. As they hit tropopause, they diverge. One branch will go to the pole side and one branch will go to the 30 north और south side, जिस हेमिस्फीयर में आप कंसीडर करना चाह रहे हैं. So one branch will move towards the equator and other will move towards the pole. So they descend at 30 and 90 respectively. So they descend at 30 and 90 as well. These form tricellular circulation. So between 0 to 30 is a Hadley cell, 30 to 60 is a Farrell, and 60 to 90 we observe polar cell. हाँ तो गाइस, अब तक हमने तीनों सेल्स देख लिए, हैडली, फेरल एंड पोलर सेल. अभी हमें सब कुछ कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब बस वो इम्प्लीमेंट करना है. आपको कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा है अभी, अब बस सारे कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ पे लाना है और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है. 0 पे क्या है? लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर. तो विंड की डायरेक्शन क्या रहेगी? हाई टू लो, हाई टू लो. तो इधर से विंड आएगी, कहां जाएगी? नीचे आएगी, इधर 0 की तरफ. बट हमने एक चीज देखी पहले फर्स्ट लेक्चर में, नदर्न हेमिस्फीयर में जो मूवमेंट रहता है वो सारा राइट वर्ड रहता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो रहता है वो सारा लेफ्ट वर्ड रहता है. तो इधर से आप खड़े होकर देखिए, इधर से आपका राइट किधर है? इधर से आपका राइट, और ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ ये आपको पता है. ये आपकी सारी विंड्स बन गई. ये इधर से डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि HP टू LP है. ठीक है. तो इनको क्या बोलेंगे? ये कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है? ये इधर से आ रहा है. ये देखिए, ये आपका मैंने कंपास बनाया हुआ है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है. तो इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड. इनको ट्रेड विंड भी बोला जाता है. अभी फिर यहाँ पे HP है और ये LP की तरफ जाएगा, तो मतलब हमारी यहां से इक्वेटर की तरफ जाएगी. अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है? लेफ्ट वर्ड. यहां से आपका लेफ्ट क्या होगा? आपका लेफ्ट होगा ये. तो ये कौन सी विंड है? साउथ ईस्ट विंड. सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? लेफ्ट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? राइट. आसान है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है. ये कौन सी हो गई? इनको कहते हैं वेस्टर्लीज. सेम यही है वेस्टर्लीज. अभी यहां देखिए, ये पैटर्न लेफ्ट वर्ड में रहेगा, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है. तो इसको, ये कौन सी विंड है? ये है ईस्टर लीज. यहां पे कौन सा रहेगा? राइट वर्ड. कोई एक सिंगल चीज भी समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा. आप मुझे बताइए. ठीक है. तो 19 to 60 क्या है? पोलर. 30 to 60 क्या है? टेम्परेट. और 0 to 30 क्या है? ट्रॉपिकल जोन. ये आपको मैंने बताई दिया. ये साउथ ईस्ट विंड कैसे है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड कैसे है, वो आप इससे देख सकते हैं. अभी इसमें क्या बचा? अभी हम देखते हैं इसका ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आपका ITCZ है. यही आपके सारा काम आने वाला है आगे जाकर.
ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्लाइमेट चेंज होगा, ITCZ आपका चेंज होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ITCZ क्या है, इक्वेटर। क्यों है इक्वेटर? सो वी कैन सी देयर इज नो एयर और लिटिल एयर जोन एट 0 डिग्री। ये यहां पे है, ये सेल बनाएगा तो ये वापस आ जाएगा, तो मतलब यहां बहुत ही लेस है, और ये भी सेल बनाएगा, ये वापस चला जाएगा यहाँ पे। तो सबसे कम यहाँ पे एयर है। तो वी कैन से एट इक्वेटर और नियर इक्वेटर दिस लेस एयर और नो एयर। दिस एरिया इज नोन एज डोलड्रम। डोलड्रम कौन है? हैरी पॉटर वाला। यहाँ पे सबकी हवा खिसक जाती है, यहाँ पे हवा रहती नहीं है। डोलड्रम ध्यान आया ना, हैरी पॉटर में मेन कैरेक्टर है। तो ये आपका डोलड्रम हो गया। तो ITCZ इज ऑन 0 डिग्री, क्योंकि यहां पे आपकी लेस एयर और कुछ एयर कम है। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज डोलड्रम। ये डोलड्रम पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 0 to 30 कौन सा सेल बनेगा? हैडली सेल। फिर से याद कर लेते हैं। और यहां 30 पे एयर क्या करेगी? डिसेंड करेगी। डिसेंड करेगी तो दिस एरिया इज क्लाउडलेस एरिया, वहां पे क्लाउड फॉर्म ही नहीं होगा। सो वी कैन सी हॉट डेजर्ट इन दिस रीजन। कौन सा है? 30 डिग्री नॉर्थ में कौन सा है एरिया? बताओ कमेंट सेक्शन में। डेजर्ट कहां पे है? मैप देखिए प्लीज, बहुत काम आएगा। और आगे की क्लास में तो आपको बहुत ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज का तो एटलीस्ट आइडिया होना ही चाहिए आपको। नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका कहाँ है, कौन से लैटिट्यूड पे है, इंडिया किस लैटिट्यूड पे है, अफ्रीका में कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये सब चीज आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव, आपको मैप का बहुत अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जापान किधर है, जापान से अमेरिका किधर है। तो विंड पैटर्न को समझने के लिए आपको मैप पता होना चाहिए। तो यही है इसमें, और तो सब कुछ हमने देख लिया। अब ये वेस्टर्लीज जो हमने देखी 30 से 60 में, दोनों पे देखिए आप। ये ट्रेड विंड की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेड विंड ये भी है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे लैंड एरिया ज्यादा है, और यहां पे बात करेंगे तो यहाँ ओशियन है। तो ये जो ओशियन है, ये जो वेस्टर्लीज है, ये आपकी ओशियन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओशियन वेव्स जिस डायरेक्शन में रहेंगे, तो इनके लिए कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं एट 40 साउथ। कुछ लैंड है हमारी 40 साउथ पे, तो रोरिंग 40s। रोरिंग मतलब दहाड़ना। 50s साउथ पे क्या बोलते हैं? फ्यूरियस 50s। अब 60 पे क्या होगा आप बताइए मुझे। चलो मैं ही बता देता हूं, श्रीकिंग 60s। अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब बस वो हमें इंप्लीमेंट करना है। ये 2 लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए क्लाइमेटोलॉजी के, मेन जितने भी कॉन्सेप्ट थे। अब आगे के जो भी लेक्चर हैं वो आपके लिए बच्चों का खेल है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं इन सब चीजों को, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, इनको वहां पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। डायनामिक मूवमेंट के केस में हम उसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया था? विंड डायरेक्शन और जियोस्ट्रॉफिक विंड, कोरियोलिसिस फोर्स, विंड डायरेक्शन इन अ स्टैटिक अर्थ। अभी हमें रोटेशन में पढ़ना है कैसे कैसे ये चेंजेस होते हैं। तो अभी तक ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको समझ में आ चुका होगा ये क्या है, कैसे है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। ये हमारा LP है, क्यों LP है, क्यों है आपको पता है।
30 डिग्री पे आपका सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर, और यहाँ सब पोलर लो प्रेशर, यहाँ सब पोलर हाई प्रेशर। सेम चीज यहाँ पे सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 पे ITCZ है यहाँ पे। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, तो जब वो आपने पढ़ा है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। इक्विनॉक्स पे परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे हमारी सन रेज होती हैं 21 मार्च को, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23 पॉइंट ये नॉर्थ पे परपेंडिकुलर होती है हमारी जून 21 को। फिर से इक्वेटर पे आपका परपेंडिकुलर होगी 22 सितंबर को, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होगी 22 दिसंबर को। ये यहाँ पे 23 पॉइंट ये साउथ। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। हमने जो पहले देखा, जो पहले मतलब हमने जो ये देखा ITCZ हमारा इक्विनॉक्स पे है, वो हमने इन 2 केसेस में देखा, फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। अभी हमारे ये दोनों केस बाकी रह गए हैं, A और B। तो इसको भी देखते हैं। तो पहले A से स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ पे परपेंडिकुलर है, तो ITCZ हमारा 23.5 नॉर्थ पे मूव कर जाएगा। जो पहले इक्वेटर पे था, जो पहले यहां था, वो अभी यहां पहुंच गया है। तो अभी इक्वेटर पे ज्यादा प्रेशर रहेगा या ITCZ मतलब 23.5 पे ज्यादा प्रेशर रहेगा? तो देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर 23.5 पे है, तो ऑब्वियसली यहां ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर, और यहां इसके कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, सेम चीज यहां पे खिसक जाएगी। जो हमने वो पहले जो भी देखा है वो हमने सब वो ऊपर खिसक जाएगा सब। और ये क्या है? सब पोलर हाई प्रेशर। अभी एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ITCZ यहाँ पे और इसके बीच में वो कैसे होगा? ये हमने देखा, यहां देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है, कितना है? ये 90 है। कहां पे? 23.5 पे। तो यहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा सबसे ज्यादा, तो यहां मान लेते हैं अपन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब एग्जांपल है। तो इक्वेटर पे कितना रहेगा? कुछ 28 मान लेते हैं। और सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर पे कितना रहेगा? ये हम 25 मान लेते हैं। तो यहाँ हाई टेम्परेचर, तो ये लो प्रेशर रहेगा, तो ये हाई प्रेशर हो जाएगा, और इसके कंपैरेटिवली ये हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अभी विंड डायरेक्शन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमने मूव कराया। तो ITCZ से इक्वेटर की तरफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने देखा है पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम राइटवर्ड मूवमेंट रहता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड। तो हमारे यहाँ इक्वेटर से ITCZ पे है, तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इक्वेटर से हमारा ITCZ की डायरेक्शन क्या रहेगी? राइटवर्ड। सिंपल है, तो बना देते हैं अपन राइटवर्ड। और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है यहाँ पे। जैसे सब ट्रॉपिक से इक्वेटर पे कैसे जाती थी? लेफ्ट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर है। और प्रेशर पॉइंट हम पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, और सेम चीज ऊपर भी है, सब कुछ राइट में रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये ऐसे आ रहा है। प्रेशर पॉइंट हम देख चुके हैं, एक बार कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए कैसे कैसे है। ये सब चीजें हम पहले समझ चुके हैं क्यों हो रहा है ऐसे। तो याद है कितना टफ है?
तो एक बार फिर से लैंग्वेज देख लेते हैं। ITCZ shift to the 23.5 north and there is low pressure. Subtropic high pressure shift 45. ये पहले तो 30 पे था, ये पहले 30 पे था, अब ये 45 पे हो गया, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ये सबट्रॉपिक हाई प्रेशर। एंड सबट्रॉपिक हाई प्रेशर एट साउथ शिफ्ट टू द 20 और 25। ये पहले 30 पे था, अभी 25 या 20 पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर एट 40 एंड 50। ये पहले कितने पे था? 60 पे था, ये 40 या 50 पे हो जाएगा। ये सब ऊपर खिसक गया, विंड पैटर्न जितना भी था, ये 90 ही रहेगा और वो ऊपर वाला भी 90 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ये हमने क्यों इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे। ये सब सेंटीग्रेड, ये सब सेंटीग्रेड, ये सब हमको समझ में आ गया। तो इसको फर्स्ट केस देखा है, इसको हम समर सॉल्स्टाइस भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? समर सॉल्स्टाइस। अभी इन विंड पैटर्न को हमें समझना जरूरी है। ये हम समझ पहले ही चुके हैं, इसकी हेल्प से ये कौन सी डायरेक्शन रहेगी, ये कौन सी डायरेक्शन रहेगी और कौन सी नहीं। इससे हम एक बार यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये कौन सी है, ये कौन सी नहीं। तो ये कौन सी हुई? ये वाली साउथ वेस्ट। अब ये कौन सी रही? साउथ ईस्ट। ट्रेड विंड, आसान है। ऐसे ही बाकी जो पहले थी वो रहेंगी। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है? वेस्टर्लीज। ये क्या है? वेस्टर्लीज। ये क्या है? ये वाली ईस्टर्लीज। सेम ये भी ईस्टर्लीज हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद बस वो इंप्लीमेंट करना है, कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद, सब कुछ आसान है उसके बाद, ठीक है ना। अब हमारी एक केस स्टडी और बचती है, विंटर सॉल्स्टाइस की। मतलब दिसंबर 22 पे क्या होगा? विंटर सॉल्स्टाइस होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर आ जाएगा? ITCZ हमारा 23.5 पे साउथ में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर से वही चीज इंप्लीमेंट कीजिए और लगाइए कॉन्सेप्ट। ITCZ पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, सबसे लो प्रेशर रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। इक्वेटर पे उससे कम होगा और फिर उससे और कम होगा, और यहाँ पे भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं यही लो प्रेशर है ITCZ का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। ये लो प्रेशर आएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। फिर से वही कर लेते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा? लेफ्ट रहेगा, तो ये लेफ्ट बना देते हैं। ये कौन सी विंड है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। अभी यहां से ये HP है आपका, यहां से यहां कौन सी रहेगी? राइटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है। आसान है। फिर से बाकी सेम चीज हमको रिपीट करनी, फटाफट बना लेते हैं। ये लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन लिख देंगे फिर से अपन। ये कौन सी है? साउथ वेस्ट, ये वेस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज। अभी ये 23.5 पे आ गया है, तो ये 60 की जगह कहां खिसक जाएगा? ये 30 की जगह कहां खिसक जाएगा? ये कुछ 45 पे खिसक जाएगा।
और ये 60 की जगह कुछ 80 पे आ जाएगा या फिर 75 पे आ जाएगा, और ये तो वहीं रहने वाला है। ठीक है, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये पहले 30 पे था, अब ये अप्रोक्स 20 पे आ जाएगा। ये पहले 60 पे था, अब अप्रोक्स 45 पे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रेशर बेल्ट जैसे ही शिफ्ट होती है नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड, हमारा ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑल्सो शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर बेल्ट। पहले हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुई थी, तो उधर शिफ्ट हो गया। अभी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हुई है, तो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आपने जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे वो आप एक बार समझ चुके हैं, और सब कुछ आसान है। बस आपको इंप्लीमेंट करना है, जैसे अभी हमने देखा, यही सब आपको करना है। एक चीज हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगी। अब ध्यान रखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। बना के देख लीजिए, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो इधर से आ गया, तो ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ हम थ्योरीज, कुछ ये सब ग्रासलैंड किधर होता है, डिजर्ट किधर है, क्यों है, वो सब हम उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट जो आपको कॉन्सेप्ट समझना था वो समझ लिया। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप मैप खोल के रखिए अपने सामने, और ये तीनों डायग्राम्स सीजन के अकॉर्डिंग आप अपने एक पेन या पेंसिल से अपने पेपर पे बना लीजिए, ताकि इससे आपको आसानी रहेगी। नहीं आप ऐसे ही सुनते रहेंगे और आपने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये जैसे एक हवाबाजी है, आपको वो समझ में आएगा नहीं। बस आप कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे, फिर से अगली बार आपको सेम चीज पे जाना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला वो आप समझ चुके हैं। अब आप इसको एक नोटबुक पे आप अपना बना लीजिए, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रासलैंड आ रहे हैं। बस आपको मैप सामने रखने की जरूरत है। अगर आपको सब कुछ मैप में पता है कि यूरोप किधर है, और नॉर्थ अमेरिका किधर है, साउथ अमेरिका किधर है, जापान किधर है, ये सब आपको पहले से ही पता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना मैप सामने रख लीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और फिर इसके बाद इसी में हम ये थ्योरीज पढ़ते हैं, किधर हॉर्स ट्रेड विंड क्यों है, ये ट्रेड विंड क्यों है, इक्वेटर पे क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या ग्रासलैंड सीजन, ग्रासलैंड एरिया कौन सा रहता है, डेजर्ट कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब हम इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थ्योरी है। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम पिछले लेक्चर में खत्म कर चुके थे, और जो बचा था वो हमने यहाँ खत्म कर दिया है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। You can see it mainly depends on the pressure belts and the wind direction. Okay, so thank you for being with me. God bless you all. We'll see you in the next lecture. Hello guys, welcome to the channel. In this lecture we will see ocean currents. Till now what we have seen, planetary winds. Okay, so this is very important part. These winds are responsible for the formation of ocean current. So we have seen this. Now what are the other factors which are responsible for ocean current? Okay, so first is planetary winds, second temperature, salinity, Coriolis force, islands. We will discuss each one by one. So first, we are not discussing planetary winds because we have seen it. We will see it by the example how it is affecting ocean current. Okay, now we are going to see temperature because it is a very short, salinity, Coriolis force, islands. First we will cover short concepts. So let's start by temperature. Now warm current flows towards pole. As you can see, warm current towards pole, equator to pole, and cold current towards equator, poles to equator. Okay, this we have seen, this is equator, and cold current will flow from cold pole to equator, and warm current will flow equator to pole. So this is simple. Why is it? Let me tell you. Near equator water is warm, so warm water will expand. This was initial condition. This is later on.
this one, the warm water will expand and cold water near poles is cold, so cold water will squeeze like frozen as a ice. आइस की तरह वो पिघल जाएगा. ओ सॉरी, हिंदी में करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए. वार्म वाटर एक्सपैंड हो जाएगा और कोल्ड वाटर स्क्वीज हो जाएगा. तो हमारे आइस पे पोलर रीजन में 90 डिग्री पे वो स्क्वीज हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा और वार्म वाटर एक्सपैंड हो जाएगा. सो ऑन इक्वेटर वाटर हाइट इज मोर देन पोल हाइट. So due to gravity, water will flow from equator to poles. This is known as warm current, and water flow from pole to equator is known as cold current. So this is all about temperature. Why temperature is responsible for ocean current, we have seen. Now we are going to talk about salinity. The high salinity, density also increase. So we can say high salinity is equal to high density. And if water is dense, अगर water की density ज्यादा है, density को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद घनत्व कहते हैं, I am not sure, please check it. Denser water, जो भारी water होगा वो नीचे जाएगा, it goes down. Again height difference. जहां पे मान लीजिए ये वाटर है, यहां पे सैलिनिटी कम है, लेस सैलिनिटी, यहां पे हाई सैलिनिटी है. अब जब यहां हाई सैलिनिटी है तो इस वाटर का ये हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है, ये नीचे जाएगा, तो फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर से फ्लो ये हो जाएगा. तो सैलिनिटी कैसे रेस्पॉन्सिबल है ये भी हमने देख लिया. कोरियोलिसिस कैसे रेस्पॉन्सिबल है, जैसे वो विंड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो ऐसे ही ओशन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं. अब आ जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर. आइलैंड्स कैसे रेस्पॉन्सिबल है. ओशन करंट हिट द लैंड एंड स्प्लिट इन डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे वो केरला के उस पे आई या तमिलनाडु पे आई तो वो बाइफरकेट हो जाएगी, एक चली जाएगी ईस्टर्न साइड पे, एक चली जाएगी वेस्टर्न साइड पे. सो वी कैन से कोस्ट लाइन ऑल्सो अफेक्ट द ओशन करंट. लाइक दीज आर ओशन एंड दीज आर रिजेस. जो छोटे छोटे पहाड़ निकलते हुए देखे होंगे आपने, थाईलैंड और ये सब एरिया में बहुत सारे आपको मिलेंगे, मिड अटलांटिक में भी मिलेंगे, और कुछ नीचे होते हैं. तो इनको कहते हैं हम अबव सी लेवल और इनको बिलो सी लेवल रिजेस. सो दीज रिजेस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट डायरेक्शन. जैसे कोस्ट लाइन अफेक्ट करती है ऐसे ही रिजेस भी अफेक्ट करती है. बट बिलो सी लेवल रिजेस डज नॉट अफेक्ट मच, बट अबव सी लेवल रिजेस हिट and by the current bifurcate the water. Bifurcate मतलब दो डायरेक्शन में वो bifurcate कर देते हैं, वाटर को तोड़ देते हैं. So this is all about how islands are responsible for ocean current, pyrolysis force, you know it, salinity, density, and temperature, cold current and warm current. Now main focus will be on the planetary wind. We have seen these all in a very greater detail here. ये सब आपने देख रखा है. तो आपने अगर अभी ये ड्रॉ नहीं किया है और जो हम अभी एग्जांपल से देखने जा रहे हैं, तो आप लिटरली, आई एम अगेन सेइंग, आप टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके सामने नहीं होगा. जो भी मैं एग्जांपल बताऊंगा वो बस आप समझने के लिए समझेंगे, या फिर फर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ वो आपको कैसे समझ में आएगा. तो पहले नोट डाउन कीजिए कॉपी पे और फिर आप जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे समझने की कोशिश की. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी प्लैनेटरी विंड्स एंड व्हाट इज गायर. We will see, we will come on this on later, but because it is somewhere related to the planetary winds also. अभी तक हमने क्या देखा, हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए. अब हमें देखना है प्लैनेटरी विंड कैसे रेस्पॉन्सिबल है. तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे मैप लगा लेते हैं. अभी हमको पता है ये हमारा इक्वेटर है और अप्रोक्स यहां पे हमारा 30 है. तो 32 इक्वेटर कौन सी विंड रहेगी हमारी, बताइए. तो 32 इक्वेटर हमारी कौन सी विंड रहेगी, ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट विंड्स. नॉर्थ ईस्ट विंड रहेगी. तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे ऐसे. हम यहां देखते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट
ट्रेड विंड, ये गई, वी ऑब्जर्व नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये यहां पे भी आएगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और ये आके यहां गल्फ ऑफ फ्लोरिडा तक पहुंचेगी। कैसे? वो साइकिल बनाता है, वो यहां टच होगा, अभी हमने ये देख ही लिया है, और वो यहां तक पहुंच जाएगा। अब ये हमारा अप्रोक्स 60 है, ये हमारा 60 है। अब 60 में कौन सा रहेगा? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज किस डायरेक्शन में रहती है? इस डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगी, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। जब ये यहां पे टच करेगी ये ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे अंदर चली जाएंगी। जो बाइफरकेट होगा, जो हमने देखा आइलैंड की वजह से बाइफरकेट हो रहा है, वो यहां पे भी होगा। तो जो इधर जाएगी वो गल्फ ऑफ स्ट्रीम, ये कहां पे देख रहे हैं हम? यूएस में और यूरोप के बीच में। फिर ये इधर होते हुए यहां से कहां जाएगी? एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में चली जाएगी, और क्या बनाएगी वहां पे जाके? ऑल वेदर पोर्ट। वाई? बिकॉज ये वार्म करंट है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही थी ना। और कुछ इधर आ जाएगी, एक पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, बाइफरकेट कर दिया इसने आइलैंड्स में। और यहां पे कौन सा आइलैंड है? यहां पे कैनरी आइलैंड है। यहां पे आप गूगल करेंगे कैनरी आइलैंड दिखेगा, यहां पे इस फोटो में दिख नहीं रहा है, इस पिक्चर में दिख नहीं रहा है। सो वी कैन से दीज ओशन करंट रीच Gulf of Florida, this is Gulf of Florida, and move eastward under the influence of westerlies. यहां पे westerlies हो गई, ये westerlies है हमारी। Gulf Stream hit the mid-Atlantic ridges and diverged into two different branches. One branch will move toward the Scandinavian country, जो नॉर्वे और ये फिनलैंड है ऊपर। Scandinavian country form the all-weather port, and another branch will hit कैनरी आइलैंड एंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट करंट। नॉर्थ ईस्ट करंट हमारा कौन सा है? ये नॉर्थ ईस्ट करंट। अब ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ये आपने देखा ये इधर आया और ये इधर आया, तो हम इसे एक सर्कल मान लेते हैं। सो इन बिटवीन दीज ओशन करंट वी ऑब्जर्व काम वाटर। यहां पे तो काम ही रहेगा ना वाटर, ये घूम रहा है इधर, तो यहां काम हो जाएगा। सो दिस काम वाटर वी हैव सीन सरगोसा सी। तो इस काम वाटर को हम गायर बोलते हैं। ओके, टायर नहीं, गायर। तो पैसिफिक गायर क्या है हमारा? इधर होगा। ओके, अब यहां पे क्या है? सरगोसा आइलैंड लिख देते हैं हम। आप इसकी लोकेशन देखिए गूगल करके, आपको पता चलेगा ये यहां बीचों बीच है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे बन सकता है? ये सरगोसा सी पे ये काम वाटर कैसे है? ये 15 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। और इस क्लाइमेटोलॉजी पे हर साल कम से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते ही आते हैं, ओनली क्लाइमेटोलॉजी पे। ओके, सो दिस इज मोस्ट रिलेवेंट पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम। अभी यहां पे एक सीन और है, कई बार वो बोल देता है कि कौन सी ऐसी जगह है जो फिशिंग ग्राउंड के लिए अच्छा है बट नेविगेशन के लिए अच्छे नहीं है, नेविगेशन के लिए अच्छे नहीं है। तो हम यही देखते हैं, ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम जा रही है हमारी ऐसे। अब यहां से ईस्टर्न लीज के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे हमारी लेब्राडोर करंट आ रही है, ये लेब्राडोर सी है। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? 90 से कौन सी आएगी हमारी? ईस्टर्न लीज आएंगी। आपको पता है, आप बहुत टैलेंटेड है, अभी आपको सब आता है ऑलमोस्ट। तो यहां से ईस्टर्लीज आएंगी, तो ये क्या रहेगी? कोल्ड करंट। और ये क्या है? आपकी वार्म करंट। समझ में आया? अब ये आपस में जब मिलेंगी तो दिस रीजन इज गुड फॉर फिशिंग एंड नॉट गुड फॉर नेविगेशन, बिकॉज फॉग यहां पे फॉर्म हो जाता है। अब वो कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। ड्यू टू कंडक्शन वार्म विल लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज करेगी। तो वो लूज एनर्जी करेगी तो क्या होगा? वो ठंडी होना शुरू करेगी। और वो ठंडी कब होगी? जब वो मॉइस्चर को हवा में छोड़ रही है। एंड प्रेजेंट क्लाउड नियर सरफेस, वो क्या कर देगा? क्लाउड फॉर्म कर देगा।
सरफेस पे। अब जब उसने क्लाउड फॉर्म कर दिया तो वो मॉइस्चर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, फॉग बन जाएगा। इसलिए वो फॉग की वजह से आपका नेविगेशन वहां पे आसान नहीं है। ओके, और फिशिंग क्यों अच्छी है वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छा आपको ग्राउंड मिल जाएगा फिशिंग के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ना टेम्परेचर है ना बहुत कम है, तो वहां पे डाइवर्सिटी आपकी अच्छी खासी होती है और वो आपकी फिशिंग के लिए भी अच्छा होता है। तो अभी आपको प्लैनेटरी विंड समझ में आ गई। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल को हम नोट्स में देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए ये गल्फ स्ट्रीम है, ये राइट हैंड पे कोने में आइए, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये ऊपर आई ऐसे, और ये लेब्राडोर करंट है, ये वापस गए। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ऊपर गई, ये गई ऊपर। ये कौन सा है हमारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां पे हमारा कौन सा रहेगा, कैनरी आइलैंड से टच हुआ है तो कैनरी करंट बनेगा हमारा। ये यूरोप है आपका। और ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है। ठीक है, ये बाइफरकेट होकर किधर जा रही है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। सेम चीज यहां पे फॉलो होगी, सेम चीज यहां पे फॉलो होगी। ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं सेकंड वाले को, फिर बाकी आप खुद से करना। यहां पे जापान है और यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, देख लेते हैं इसका भी। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये जापान है आपका। तो ये स्ट्रीम कौन सी है, कुरोशियो, और ये कैलिफोर्निया। सेम चीज आप यहां देखिए, कुरोशियो और कैलिफोर्निया करंट। ये कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल। क्यों नॉर्थ इक्वेटोरियल है आप बताइए, क्योंकि ये 0 to 30 के रेंज में ये ऐसे आई और फिर ये ऐसे फॉर्म हुई। ये रिजेस की वजह से आपकी डायरेक्शन बदल रही है, नहीं तो यहां पे भी आएगी, यहां पे भी आएगी, फिर ये ऐसे फॉर्म होगी और कुरोशियो आइलैंड बनाए, कुरोशियो करंट बनाएगी। आसान है। और ये नॉर्थ पैसिफिक, ये ऐसे जाएगी और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट बनाएगी, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन है। आपने सुना होगा इंडो पैसिफिक, ये पैसिफिक, ये आपका इंडो ओशियन, ये आपका पैसिफिक ओशियन। और फिर क्या आएगा आपका, बस आपका सर्कल पूरा हो गया। अब जब ये सर्कल पूरा हो रहा होगा तो यहां पे भी शांत वाटर रहेगा, काम वाटर। ये कौन सा है, ये पैसिफिक गायर है जो हमने यहां देखा, ये पैसिफिक गायर बन गया। तो बहुत आसान है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद सब कुछ हलवा है आपके लिए। मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि आप स्नैपशॉट ले सकें और आपको आसानी से समझ में आ सके। ये ग्राफिक्स इसलिए नहीं लगाई मैंने क्योंकि तो क्रेडिट्स का चक्कर रहता है यूट्यूब पे, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। अभी एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, वहां पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल से होते हुए ये आपका अफ्रीका है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। जब यहां से करंट आएगी, वाटर आएगा, तो यहां पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा और यहां पे ये बढ़ जाएगा। तो ईस्टर्न साइड पे, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे, कॉन्टिनेंट ईस्टर्न साइड, वाटर विल एक्यूमुलेटेड, पाइल अप, यूएन से मतलब इकट्ठा हो जाएगा। वहां पे इकट्ठा हो जाएगा तो ये वार्म हो जाएगा और यहां पे कम हो गया वाटर, तो नीचे वाला वाटर ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो यहां पे करें, यहां पे कूलर हो जाएगा। तो ये आसान है कॉन्सेप्ट, बट बहुत सारे लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा ही रहेगा, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वार्म रहेगा और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे ठंडा रहेगा। ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है, आपने विंड पैटर्न देख लिया, ये बस ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा 30 to 30, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन में रहेगा, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ही आप वेस्टर्न पे एक्यूमुलेटेड कर रहे हैं, नहीं तो ऊपर तो आपकी वेस्टर्लीज आ रही है, ये यहां पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन से ऐसे फंसा सकते हैं आपको। ये वेस्टर्लीज है तो पानी तो यहां आके पाइल अप होगा ना, अगर वहां पे कॉन्टिनेंट है तो
आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको बस वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आसान है ये भी। ट्रॉपिकल में क्या होगा वो भी आप जानते हैं। हमने अभी तक क्या देखा है, ईस्टर्न रीजन हमारे कोल्ड रहता है और वेस्टर्न रीजन हमारा वार्म रहता है। हमने आपका गायड देख लिया, सरगोसा सी और विंड पैटर्न से हमने कैसे हमारी ओशन करंट अफेक्ट हो रही है वो देख लिया, सैलिनिटी से कैसे अफेक्ट हो रही है वो देख लिया, कोरोलिसिस फोर्स से कैसे हो रही है वो भी हमने देख लिया, टेम्परेचर से कैसे हो रही है वो भी देख लिया, और रिजेस या आइलैंड या कोस्ट लाइन से कैसे हो रही है हमने वो भी देख लिया। तो ओशन करंट हमने मोटा मोटा देख लिया। ये मैं क्यों ओशन करंट बीच में घुसा दिया, हम जहां पे विंड पढ़ रहे थे, क्योंकि इसी से आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर ये आप छोड़ देंगे और आप डायरेक्ट विंड पैटर्न से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ डिजर्ट क्यों है, तो वो एक मगअप करना हो जाएगा, आपको रट्टाफिकेशन हो जाएगा। वो आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको कोई और कॉन्टिनेंट का भी एग्जाम्पल दे देंगे तो वो भी आप करते हैं, या फिर कोई भी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी नहीं है और बट आपको कॉन्सेप्ट आता है वो वहां अप्लाई कर सके। अब हमें बस विंड पैटर्न पढ़ना है और थोड़ा सा हम रेन के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें सारे समझ में आ जाएंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होता है, ग्रासलैंड कहाँ होते हैं, डिजर्ट्स कहाँ होते हैं। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। ये नए लेक्चर में जाएगा तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं ये जो वहां पढ़ाया जाए आपने, और शायद ये आपको आता भी होगा। ऑनशोर विंड आपको पता होगा, जो ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ जाती है, और ऑफशोर विंड क्या है, जो कॉन्टिनेंट से मतलब सरफेस से ओशन की तरफ जाती है। अब ये ऑनशोर से आ रही हैं तो ये मॉइस्चर कंटेन करेंगी, और ये ड्राई रहेंगे। अब एक थ्योरी आपने बहुत सुनी होगी, हॉर्स लैटिट्यूड। ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? देखिए, जब डाइवर्ज होती थी एयर तो इट वॉज वेरी टफ टू नेविगेट योर शिप इन द मिडिवल टाइम। तो 30 पे हमारा क्या है, मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्पेन की कॉलोनीज थी ये नीचे, वेनेजुएला, कोलंबिया, जो भी उसकी मैक्सिको तो थी, तो वो ये सब यहाँ पे अपनी शिप्स को लैंड कराते थे और यहां से वो हॉर्स को ले जाते थे यहां से, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट विद द हैवी वेट। ओके, सो दिस इज नथिंग अ कॉन्सेप्ट, इज अ थ्योरी गिवन बाय द हिस्टोरियंस। दिस इज अ हॉर्स लैटिट्यूड। और मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट है, अगर वो ओशन से आ रहा है मॉइस्चर लेके तो वहां पे रेनफॉल रहेगा आपका। ओके, वो वहां पे आएगा सरफेस पे और रेनफॉल के लिए होगा। और ड्राई में क्या रहेगा, नो रेनफॉल। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, वहां पे जहां पे भी मॉइस्चर नहीं होता है और ड्राई एयर होती है वहां पे आपके डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। डेजर्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपने कॉन्सेप्ट जो सीखे थे वो आप सीख चुके हैं। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विंड्स, type of winds we can say. So there are mainly 3 type of winds. Planetary we have seen, local winds and the seasonal winds. So planetary we have seen northeast, northwest, northeast, westerlies, easterlies, southwest, southeast. So these are planetary winds. And what about the local winds? We are going to discuss right now. Let's suppose it is a landmass, or you can say surface, it is a ocean, like it is the southern part of the Indian side. So in summer days temperature is very high of landmass, so we can say low pressure, and here low temperature comparative to landmass, so we can say high pressure. So wind direction क्या रहेगी, ये हाई टू लो। तो हम इनको क्या कहते हैं, ऑनशोर विंड। अब सेम चीज ले लेते हैं विंटर की नाइट में। विंटर की नाइट में क्या होता है, विंटर की नाइट में क्या होगा, यहां पे लो टेम्परेचर रहेगा मतलब हाई प्रेशर, और यहां पे कंपैरेटिवली वार्म रहेगा। वार्म मतलब थोड़ा गर्म, तो हाई टेम्परेचर। तो यहां पे क्या रहेगा, लो प्रेशर। विंड का पैटर्न क्या रहेगा, हाई टू लो। दीज आर ऑफशोर विंड इन विंटर नाइट्स। इज इट सिंपल? ओके,
लेट्स गो है। अभी ये माउंटेन है, मान लीजिए ये जो पार्ट है ये माउंटेन है। तो गर्मियों में दिन के समय में क्या होगा, ये सनलाइट है, सनलाइट डायरेक्ट यहां पड़ेगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो डायरेक्टली यहां पड़ेगी, तो यहां क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा। हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर। और यहां वैली में, वैली मतलब नीचे, आपका क्या रहेगा, कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर रहेगा। यहां ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, शॉर्ट वेव, इन समर टाइम, गर्मियों के टाइम पे। तो यहां पे आपके हाई प्रेशर, तो विंड का पैटर्न क्या रहेगा, हाई टू लो। तो हम इसको हम बोल सकते हैं ये वैली ब्रीज है। वैली ब्रीज को हम एनाबैटिक विंड्स भी बोलते हैं, और ब्रीज। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी सेकंड केस क्या है, सेकंड केस स्टडी भी देख लेते हैं। इन विंटर नाइट यहां पे कैसा रहेगा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, तो मतलब हाई प्रेशर। और यहां थोड़ा सा कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर रहेगा, तो यहां पे लो प्रेशर हो गया। अब ये विंड पैटर्न क्या हो गया, ये नीचे हो गया। इनको क्या बोलते हैं, माउंटेन ब्रीज। तो अब ये कह सकते हैं, और इनको दूसरे किस नाम से बुलाते हैं, कैटेबैटिक ब्रीज। ये आसान है। हमने दो चीज देखी, एक माउंटेन और वैली का केस, और एक ओशियन और सरफेस का केस। ये दोनों आपको समझ में आ गए। ये हम विंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम टेम्परेचर के केस में बात करेंगे, तब आगे भी जाएंगे इसमें। ये ऐसा दिन में कौन सा टाइम पे सबसे कम टेम्परेचर रहता है, वो एक अलग पार्ट है। ओके, अभी हम यहाँ बस विंड पैटर्न देख रहे हैं। तो लोकल विंड्स में हमने देख लिया लैंड और सरफेस और ओशियन, एंड अनदर वन इज माउंटेन एंड वैली। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट है, ये माउंटेन है जो, ये वेस्टर्न घाट है, और या फिर रॉकी माउंटेन मान लीजिए, अगर वहां पे अमेरिका में मानना है। अगर आपको रॉकी माउंटेन नहीं पता है तो आपने जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ी है सही से। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में आपको रॉकी माउंटेन्स क्यों फॉर्म हुए ये पहले आपको पता ही होगा। तो रॉकी माउंटेन क्या है अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपने नहीं पढ़ी होगी अभी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो आपने वो पढ़नी चाहिए आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रॉकी माउंटेन मान लो या वेस्टर्न घाट मान लो, और ये आपका प्लेन है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रॉकी माउंटेन्स का, तो ये क्या है, हमारी ग्रेटर प्लेन्स, इनको प्रेयरी बोलते हैं, प्रेयरीज। एक बार आप मैप में देखिए, व्हेन वेस्टर्ली इज ब्लोइंग फ्रॉम ओशियन टू माउंटेन, यहाँ ओशियन से, ये ओशियन है, यहां से माउंटेन की तरफ आती हैं, तो वो क्लाउड फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो राइज की एंड फॉर्म अ क्लाउड एंड H2O वेपर। So this is the example of heavy rainfall in the windward side. What is windward? This windward मतलब जहां से हवा चल रही है, जिस साइड से हवा चल रही है, and no rainfall at leeward side. Leeward side जहां पे प्लेन है. So when winds are descending from mountain to valley, winds are warm. अब उनमें मॉइस्चर और वेपर बचा ही नहीं है, तो वो गर्म हो गए हैं. So this is the example in the winter season. देखिए ये हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं. So देयर आर स्नो एट द ग्रेटर प्लेन्स इन द विंटर. तो ये विंटर सीजन की बात कर रहे हैं. अब विंटर सीजन में प्रेरीज में क्या है, आपका स्नो है. अब ये जब डिसेंड हुई ये विंडवर्ड साइड से, तो ये वार्म हो गई थी, हमने देखा, क्योंकि इसने मॉइस्चर रिमूव कर दिया. सो डिसेंडिंग विंड्स आर वार्म एंड ब्लो ओवर द स्नो. सो दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्नो ईटर, स्नो को खाने वाली, बिकॉज दीज विंड्स मेल्ट डाउन द स्नो. स्नो ईटर ऑल्सो कॉल्ड चिनूक. चिनूक अभी बहुत सारा न्यूज में था, क्यों था बताइए आप कमेंट सेक्शन में मुझे. इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है, कौन सी कंट्री से किए. ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्नो दिस लैंड इज गुड फॉर व्हीट कल्टिवेशन. अब दूसरा केस ले लेते हैं समर के लिए. हमने ये विंटर का केस देख लिया, अब समर का केस ले लेते हैं. ये रॉकी माउंटेन है. अभी मान लीजिए ये रॉकी माउंटेन है और विंड डायरेक्शन ये है, तो ये कहां से आ रहा है, ऑफशोर विंड है. ये क्या होंगी, ड्राई होंगी. और लीवर्ड साइड कौन सा होगा, वो भी वार्म रहेगा क्योंकि ड्राई है.
और यहाँ हवा तो चलेगी। अब ये ड्राई क्यों है और ये ऐसे इस डायरेक्शन में क्यों चल रही है, वो आपने विंड पैटर्न देख लिया है। समर में क्या होगा, ITCZ ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो 45 पे हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रहेगा। इस वजह से आप फिर से उसको जो आपने प्लेनेटरी विंड का बनाया है नोटबुक पे, उससे देखिए ये ऐसे ही फ्लो करेगा। सो वी कैन सी ड्राई एंड वार्म एयर। सो देयर इज अ फॉरेस्ट बिटवीन प्लेन एंड, सो देयर इज अ फॉरेस्ट एंड देयर इज नो रेनफॉल, बिकॉज ड्राई और वार्म एयर से में मॉइस्चर तो है नहीं, तो रेनफॉल भी नहीं होगा। और इस सीजन में ट्री हैं वो शेड कर देते हैं अपनी लीव्स को, मतलब पतझड़ आ जाती है। इन समर देयर इज ऑफशोर विंड, ये ऑफशोर विंड भी हो गई। ड्यू टू ड्राई एंड वार्म एयर ट्री रब ईच अदर, मतलब आपस में वो घिसते हैं, एंड फॉरेस्ट कैचेस फायर्स, आग लग जाती है कैलिफोर्निया में बहुत सारी जगह। आप देखिए एक बार मैप में कैलिफोर्निया कहां पे, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपका कैलिफोर्निया है, ठीक है। जो 30 पे था वो अभी 45 पे हो गया है, क्योंकि ITCZ 23 पॉइंट यहाँ पे था। तो ये विंड का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाएगी। आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो दीज विंड्स आर ऑल्सो नोन एज सेंटा एना, एंड दिस वैली इज नोन एज सेंटा वैली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। और अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं, जैसे जापान में इनको यामो बुलाते हैं, इंडिया में लू बुलाते हैं, क्योंकि ड्राई है, वार्म एयर है, ड्राई भी है, मॉइस्चर नहीं है। ओके, अर्जेंटीना में जोंडो बुलाते हैं। तो अलग अलग है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया में क्या बुलाते हैं, लू बुलाते हैं इनको। अब एक बार अफ्रीकन रीजन में भी देख लेते हैं। ये गल्फ ऑफ गुयाना है। सो वी कैन सी गुयाना करंट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशियन, इट इज अ वार्म करंट, एंड ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर onshore wind hit the surface, onshore wind होगी, सॉरी, onshore wind hit the surface which is warm। ये हम एक्सट्रीम समर की बात बता रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इक्वेटर के परपेंडिकुलर आपका सन की रेज रहेंगी, तो ये वार्म भी रहेगी, और ये ऑनशोर है तो मॉइस्चर भी रहेगा। सो वी कैन सी दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, and this is the result, in this area lot of diseases are there। ये समर की बात हो गई। This surface feel two winds, moisture plus warm air, जो हमने अभी देखा, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो रही है वहां पे, और एक है ड्राई एयर। सो ड्राइनेस इज मोर इन द एयर विच कम्स फ्रॉम द नदर्न अफ्रीका। यहाँ नदर्न अफ्रीका से आ रहे हैं, यहाँ पे सहारा डिजर्ट है। आप मुझे बताइए सहारा डिजर्ट कहाँ है, ये गया। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, क्योंकि ड्राई पार्ट से आ रही है। सो ओनली वार्म प्लस लिटिल ड्राई एयर विल बी देयर, ह्यूमिडिटी विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगी ह्यूमिडिटी। तो दिस करंट रिमूव द डिजीज ऑफ द पीपल, जो यहाँ पे डिजीज हो रही थी इस वजह से, वो अभी खत्म हो जाएंगी। तो ये कह सकते हैं ये क्योर करती हैं। सो दीज विंड्स आर ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड। ओके, तो डॉक्टर विंड्स आप याद रखिए, आपको कभी भी आंसर राइटिंग में ही हेल्प करेगा। अब एक एग्जांपल यूएस का भी ले लेते हैं। सो लेट्स सी सम कोल्ड करंट इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कनाडा इज यूजुअली कोल्ड, कनाडा this is usually cold than North America relatively. I am not saying US is not cold, US is warm, but it is, Canada is more cooler than US, cooler is warmer than Canada. So if it is a low temperature, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, तो विंड्स का पैटर्न क्या रहेगा, इधर। So winds flow from the Canada to USA in the eastern side of the continent, eastern side of the continent. In winter, Canadian cold current winds lead to snowfall in the USA like New York, नेवार, पिट्सबर्ग। ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल यहीं पे ऊपर ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे इस एरिया में। एंड कैनेडियन विंड्स इज नोन एज ब्लिजर्ड्स एंड दिस स्नोफॉल इज ड्राई। ओके, सो वेरी सिंपल। तो अभी आपको मोटा मोटा सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आप एक बार रीडिंग करेंगे बुक से या किसी और चीज से, किसी के नोट से, तो आपको हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो। तो और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंडिया का। ठीक है।
रिट्रीट मानसून और ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम उसमें पढ़ेंगे, बट वो एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। वहां पे थोड़ा सा क्लाइमेट कंडीशन और वेदर हमारा थोड़ा वहां पे कॉम्प्लेक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालय एंड तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द विंड हियर। आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? आप किसी भी एग्जांपल को उठाइए और यहाँ पे पुट कीजिए, विंड का डायरेक्शन कैसा है, कैसा रहेगा, ये आपको हर चीज पता चल जाएगी। अभी इस नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे हम ऑलमोस्ट हर चीज खत्म कर चुके हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट में। अब हम अगले लेक्चर में फाइनल स्टेज में रिजल्ट और ये सब क्लाइमेट कैसे कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओशियन करंट हमने देख लिया और हमने विंड्स पैटर्न भी देख लिया डिटेल में। अभी हमें बस क्लाइमेट कंडीशन देखनी है कि उनका नाम क्या है और वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो अगले लेक्चर में ये सब हम सीख जाएंगे, डिजर्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ग्रीन ग्रासलैंड एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब। So thank you for being with me. God bless you all. Keep studying. Hello guys, welcome to the channel. So in this lecture, we are going to discuss evergreen forest, grasslands and desert, the formation of deserts. So let's start by evergreen forest. At equinox means sun rays vertical over equator. हमने पढ़ा था 21 मार्च और 22 सितंबर को इक्विनॉक्स पे वर्टिकल होता है या परपेंडिकुलर होता है हमारा सन रेज। सो दिस इज आवर इक्वेटर। सो वी कैन से इट इज द लोएस्ट प्रेशर एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर, ओके, एंड हाई ह्यूमिडिटी एज वेल। हाई ह्यूमिडिटी क्यों है? बिकॉज लेस लैंड एंड मोर ओशन और सी। सो वी कैन से at equinox or at equator, less land cover and more sea or ocean. So due to high humidity, low pressure, so there is heavy rainfall throughout the year. In the map, like this is, let's suppose I'm not sure this is 5. This is 5 degree north and 10 this. So between 10 south and 5 north, this area is एवरग्रीन फॉरेस्ट। लाइक अमेजोन बेसिन, कहाँ है अमेजोन बेसिन? कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन कहाँ है? ये गई, ये डीआरसी, ये भी इसके अंडर आ रहा है। गैबॉन, ये गए। गैबॉन में क्या फेमस है? डायमंड माइंस। आपने मूवी देखी होगी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, दिस इज अफ्रीका। ओके, सो अमेजोन बेसिन और सेल्वास ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। इस पे भी काफी डिस्प्यूट था, ब्राजील के प्रेसिडेंट वहां पे गुस्सा हो गए थे क्योंकि अभी अमेजॉन फॉरेस्ट फायर हुआ था और बहुत सारे लोगों ने, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने बहुत सारा ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ लंग्स ऑफ अर्थ, ओके, सो दैट्स नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। Why this is the lungs of earth? Because it absorbs heavy CO2 and emit O2। वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा तो वो CO2 को ऑब्जर्व करेगा और O2 को छोड़ेगा, नॉर्मल। और हाई रेन थ्रू आउट द ईयर क्यों है? हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। बिकॉज यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर भी रहेगा, और लो प्रेशर पे हमने क्या देखा था? लो प्रेशर मीन्स कन्वर्जेंस। सो लो प्रेशर लीड्स टू कन्वर्जेंस एंड दिस कन्वर्जेंस रेज एयर एंड फॉर्म क्लाउड। और ये ज्यादातर विंड किससे है? हाई ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। सो हैवी रेनफॉल, मोस्ट ऑफ द एरिया इज सी एंड लेस लैंड, तो हाई ह्यूमिडिटी भी होगी। एंड जनरली दे आर हीटेड एट 12 o'clock इन द डे टाइम। 12 बजे ही तो सन एकदम आपके वर्टिकल होगा, तो आपका कन्वर्जेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रेनफॉल 4 बजे आती है शाम को, क्योंकि 12 बजे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे रहता है। तो इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 o'clock रेनफॉल इस एरिया में। ओके, अभी इक्वेटर किस किस कंट्री से होके गुजर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए। ओके, यूपीएससी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक बार ये आप देखिए, इवन इक्वेडोर एक कंट्री है, बहुत ही फेमस है। किन 2 चीजों के लिए फेमस है? एक तो जूलियन असांज को उसने एम्बेसी में अपनी शरण दी थी, जूलियन असांज को ना, विकिलीक्स के फाउंडर। और दूसरा वहां पे एक आइलैंड है, गैलापैगोस आइलैंड, वहां पे टॉर्टोइज है, उसकी फ्लोरा फौना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, उस वो रीजन पढ़िए आप क्यों वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कैसे वो फूड चेन में कैसे पूरा लिंक है, बहुत ही वल्नरेबल है और बहुत ही फेमस है गैलापैगोस आइलैंड। वहाँ के टॉर्टॉइज बहुत बड़े टॉर्टॉइज है, बहुत ही दे आर हर्बीवोरस। एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड दिस क्लाइमेट टाइप इज हॉट, वेट एंड इक्वेटोरियल। So this is evergreen forest. This kind of climate is not good for furniture type industry, not good for infrastructure, क्योंकि आप कब बनाएंगे, ज्यादातर टाइम तो वहां बारिश ही हो रही है और वहां पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज है, तो बहुत ही अच्छा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अपना नॉर्थ ईस्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं क्योंकि वहां नहीं बना पा रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मौसम में बरसात होती है। इन दिस केस वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज गुड समवेयर। अब यहाँ पे हार्डवुड फॉरेस्ट भी बोला जाता है इनको। हार्डवुड क्यों, सॉफ्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं हम इनको? बिकॉज क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। अभी ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कैनोपी का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है। कैनोपी नीचे लाइट आने ही नहीं देता है। ओके, सो वी कैन से सनरेज डज नॉट फॉल डाउन मच एट द सरफेस। ऐसा नहीं है कहीं नहीं आ रही होगी, बट आ रही होगी कहीं ना कहीं, कम आ रही होगी। तो नीचे वाले प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां पे बैक्टीरिया भी मिसिंग होगा क्योंकि ह्यूमस कंटेंट इज ऑल्सो मिसिंग। इन दिस हैवी रेनफॉल जो पत्तियां हैं वो टूट जाती हैं और वो पत्तियां टूट के फ्लोर पे गिरेंगी, सरफेस पे गिरेंगी। तो क्या होगा? वो अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा? तो फर्टाइल कैसे होगा ग्राउंड? और हैवी रेनफॉल भी है तो वो रेन के साथ आपकी निकल जाएंगी, बह जाएंगी। सो वी कैन से द सॉइल इज लेस फर्टाइल, मतलब उपजाऊ नहीं है ये। तो इस केस में क्या करते हैं? नागालैंड में क्या करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता है कि आज जो है वहां उसे जला दो और उसका वेस्ट वहीं रहने दो, मतलब जो राख बनेगी या ऐश रहेगी जो भी रहेगा उसको वहीं रहने दो। तो वहां से उसे फर्टिलिटी मिलेगी और आज यहाँ खेती ना करके आज कहीं और खेती करिए। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ओके, तो जैसे आप देखेंगे म्यांमार और हम बांग्लादेश में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, वो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, बट क्यों है वो उसका एक अलग रीजन है। तो वहां पे हम वाटर वेज बना रहे हैं। ओके, तो वहां पे क्योंकि इतना आसान नहीं है सड़कें बनाना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहां पे बारिश होती है। वो वहां पे मैक्सिमम टाइम बारिश क्यों हो रही है वो हम जब इंडिया का लेक्चर लेंगे वो उसमें सेपरेटली हम पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट मी टेल यू, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट सारे दिमाग लग जाएगा आपका, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एल नीनो, ये वो। तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको। इंडिया का इतना आसान नहीं है जितना ये सब आप पढ़ रहे हैं, इससे भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहां सारे कॉन्सेप्ट एक जगह आके लग जाएंगे। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अभी इक्विनॉक्स पे मार्च 21 या सितंबर 22 को होगा, वो हमने पढ़ी चुके हैं, वो वर्टिकल इक्विनॉक्स है। बट प्रिसिपिटेशन नीड्स टाइम। तो बारिश होने के लिए जो पूरा प्रोसेस है प्रिसिपिटेशन का, उसमें टाइम लगेगा। तो मान लीजिए हमने 21 मार्च को हमारा वर्टिकल है, तो अप्रैल में बारिश होगी और सितंबर में होता है तो अक्टूबर में बारिश होती है इस एरिया में। बारिश यहाँ थ्रू आउट द ईयर होगी बट गुड रेनफॉल। इक्वेटर फील सनरेज वर्टिकल मैक्सिमम और थ्रू आउट द ईयर, so rainfall throughout the year. No variation as well at equator. बहुत ज्यादा वेरिएशन तो होगा नहीं क्योंकि इक्वेटर पे तो ज्यादातर गर्मी ही रहेगी। So no variation in temperature as well at equator because maximum sun rays and more part is sea and sea does not lose energy quickly क्योंकि वो ठंडा हो ही नहीं पा रहा है। तो गाइस हमने क्या देख लिया अभी तक? एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लिया। अभी एक केस स्टडी और देखते हैं, इसमें क्या होगा। ये लैंड है, ये ओशियन है, ये विंड्स इधर आएंगी, ये ऑनशोर विंड्स हो जाएंगे। इन द नदर्न हेमिस्फीयर विंटर सोल्स्टिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, विंटर सोल्स्टिस, ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट फील्स द रेनफॉल। ईस्टर्न साइड, दिस इज द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड ऑफ continent feels the rainfall at 30 and
10 in between. Both are in northern hemisphere. Northern hemisphere winter solstice between 30 to 10 eastern side of continent almost feel rainfall. You can say 9 months in a year. In this region they get rainfall. This type of climate is known as marine type of climate. So all island and eastern side of continent which has marine coastline. India has marine coastline? Yes. Eastern side, Taiwan, Philippines. So all islands and eastern side of continent which has marine coastline, 9 months they get rainfalls. So this is marine type of climate. So this is all about the evergreen forest. अभी देखते हैं ग्रासलैंड का क्या सीन है. हम तीन केसेस में देखेंगे, तीन कॉन्टिनेंट में. एक तो साउथ अमेरिका में, एक अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में. तो ये मान लीजिए 30 है, ये इक्वेटर है. तो कैसे रेनफॉल आएगी? ये ऐसे आएगी और यहां पे ये है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे आती है? लेफ्ट साइड. बट यहां पे एक कैच है. जो हमने यहां देखा था विंडवर्ड एंड लीवर्ड, वो यहां पे अप्लाई होगा. कैसे? जो विंडवर्ड है वहां पे तो रेनफॉल होगा और जो लीवर्ड वहां पे रेनफॉल नहीं होगा. तो व्हाट इज ग्रासलैंड? ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर देयर इज नॉट इनफ रेगुलर रेनफॉल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट. यहां पे इतनी रेन नहीं है जो फॉरेस्ट को सपोर्ट कर सके, बट हाँ इतनी रेनफॉल है जो वो डिजर्ट नहीं बनने देंगे उस एरिया को. ठीक है. तो अगर इधर से आएगा तो यहां पे हमारे माउंटेन्स है, इधर बारिश हो जाएगी. आप देख रहे हैं यहां ग्रीन है, बट ये हमारा एरिया ग्रासलैंड बन जाएगा. तो ये कौन सा है? कैंपोज. ये कहां है? साउथ अमेरिका में. ऐसे यहां पे भी होगा. यहां पे ये विंडवर्ड साइड बारिश हो जाएगी तो यहां बनेगा. ये कौन सा है? लानोस. ये भी साउथ अमेरिका में है. सेम चीज यहां पे भी होगी. ये ऐसे आई, ये ड्राई एयर आ रहा है, सारा डेजर्ट से आ रहा है और ऊपर से आ रहा है और काफी दूर से आ रहा है. तो ये बीच का पार्ट है जो यू कैन से फार्दर फ्रॉम द ओशियन कोस्ट लाइन बिकम ग्रासलैंड. अब सारा डेजर्ट से आ रहा है तो ड्राई एरिया आ रही होगी. नो रेनफॉल, सो मेजर ग्रासलैंड. अब यहां पे तो थोड़ा है ओशियन, रेड सी, तो यहां पे थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हो जाती है कभी कभी. बट दिस इज द फार्दर फ्रॉम द ओशियन कोस्ट लाइन. सो दीज ग्रासलैंड्स आर सवाना, और यू कैन से दीज आर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. What we are saying, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट. अभी ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं. हमने दो कॉन्टिनेंट देख लिए. ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही आएगी. अब यहां पे भी ऑफशोर जब आएगी तो यहां पे भी पहाड़ है आपके, तो सारी बारिश कहां हो जाएगी? यहीं पे हो जाएगी. तो ये हमारा ग्रासलैंड एरिया हो गया. These are called Australian savanna. ठीक है. ये कौन सी साइड है? ये लीवर्ड साइड है. और ये कौन सी साइड है? ये विंडवर्ड है. आसान है. तो यहां पे हमारे ग्रासलैंड खत्म हो गए. कैसे बनते हैं वो भी पता चल गया. एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बोल देता हूं. Grasslands are found where there is not enough regular rainfall, जहां पे enough rainfall नहीं है to support the growth of the forest, but not that little that can become a desert. इतनी भी कम नहीं है कि डेजर्ट बन जाए. ठीक है. अभी डेजर्ट देखते हैं. डेजर्ट कैसे फॉर्म होते हैं. Till now what we have seen in the type of climate, evergreen forest and the grassland and maritime climate, or you can say marine climate. Let's consider first 30 to 30.
this is way above, little bit, and this is 30. Okay, so this is north and this is south. Please adjust, it is little above. As we know, at 30 degree high pressure, क्योंकि लो टेम्परेचर है, and HP is descending wind in divergence, wind descend. Okay, ये हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, एंटी साइक्लोन जो होता है, स्टेबल एयर। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे नो रेनफॉल, यहां पे रेनफॉल नहीं होगा, एंड ऑफशोर ट्रेड विंड्स आर ड्राई। ऑफशोर ट्रेड विंड क्या होंगी, ड्राई होंगी, क्योंकि वो लैंड ब्रीज है, एंड लैंड ब्रीज नेवर गिव्स यू रेनफॉल। सो हियर वी कैन सी the Sahara desert, this area. So you can see Saharan desert. Here wind will go from here to here, and here wind will move from surface to ocean. Same thing here. Okay, is it simple? ये नॉर्थ अमेरिका वाला कौन सा है, सोनोरैन डिजर्ट, और ये अटाकामा डिजर्ट, ये अपन सहारा डिजर्ट हो गया, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट हो गया, एंड दिस अटाकामा इज अ ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, नामिम डिजर्ट, नामिम का है, ये क्या नामिम दिया, तो ये आसान है, क्यों है ये भी पता चल गया। अभी हम इसमें एक चीज देखते हैं, हाई प्रेशर प्लस ऑफशोर विंड प्लस कोल्ड करंट, ये तीन चीज होंगी तभी डिजर्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तीनों होंगी, ऐसा नहीं एक है, हाई प्रेशर है और वार्म करंट है और तो हो जाएगा, नहीं होगा, और ऑनशोर विंड है तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेनफॉल होगा वहां पे। तो ये तीनों ट्राइयो का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तभी डिजर्ट फॉर्म होगा। अब कोल्ड करंट कहाँ होती है, वेस्टर्न साइड, वो हम देख चुके हैं, क्योंकि ईस्टर्न साइड पाइल अप हो जाता है वाटर। तो जितने भी आप डिजर्ट देखेंगे सारे वेस्टर्न साइड पे है, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन। डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन, बस यही ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आप वहां जाके बना लेंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट हिट्स बाय द कोल्ड करंट, लाइक कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, वो हमने देखा था अभी। तो इन 30 नॉर्थ और 30 साउथ यू हैव डेजर्ट इन ऑलमोस्ट प्लेसेस। क्यों है वो भी देख लिया, तो ये आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब यहां पे जब आप देखेंगे, ये सहारा की रेड सॉइल है, रेड कलर की, जब हवा इधर चलेगी, रेड इधर की मतलब साउथ वेस्ट, तब क्या होगा, वो यहां से मॉइस्चर लेगा और यहां से हवा जाएगी और यहां ये मेडिटेरियन में आप मॉइस्चर लेंगे, तो जो यूरोप में बरसात होगी वो रेड कलर की होगी, तो उसे कई बार ब्लड रेन भी बोलते हैं और कई बार सिरोको भी बोलते हैं। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्लड रेन कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इस सिरोको तो शायद ही ना पूछें, अगर बहुत ही टफ पेपर सेट किया है तो पूछ सकते हैं। तो यही है डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए, बहुत आसान है। तो हमने तीनों चीज देख ली, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट फॉर्मेशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम, अभी तक हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन का, अब हम टेम्परेट जोन का देखेंगे, 30 to 60 कैसा रहता है। ठीक है, वहां पे भी चेंजेस होते हैं ना वो टेम्परेट रीजन में, तो वहां पे कैसा फॉर्मेशन रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल सी 30 to 60। थैंक यू।